से 68 सीट 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। मित्रों, और तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैं नहीं ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। ये क्या कहना चाहती है? लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है। मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता। और वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर सीएपीएफ चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे धीरे उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। और ये डर भी उनको सता रहा है, वरना इस प्रकार की अपील किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। इस प्रकार के काम करने की बजाय दीदी को चाहिए कि हार के कारणों का एनालिसिस करें। बंगाल की जनता क्यों इनके खिलाफ है, उसका उनको एनालिसिस करना चाहिए। दीदी, बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पूर्णतया चरमरा गई। बंगाल की जनता आपके इसलिए खिलाफ है कि यहां पर घुसपैठ बेरोक टोक आपने होने दी है। अब तो कलकत्ते में बैठे हुए बंगाली बाबू को भी चिंता है कि 10 साल के बाद कलकत्ता की क्या स्थिति होगी, घुसपैठ अगर इसी तरह से चलती रही। बंगाल की जनता इसलिए आपके खिलाफ है। लाखों करोड़ों जो शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का कानून मोदी जी लेकर आए। सीएए, आप सीएए का विरोध कर रही है, इसलिए हमारे बंगाल के मतदाता आपके खिलाफ है। तुष्टीकरण की आपकी जो राजनीति रही, इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ है। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, सर्कुलर होते हैं, कुछ एरिया में सरस्वती पूजा नहीं होती। किस प्रकार का शासन आपने बंगाल को दिया है, इसको जरा पीछे मुड़कर देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का खस्ता हाल,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जीरो डेवलपमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महिला सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स ऊंधे मुंह गिरे हुए हैं। सब प्रकार के महिलाओं के खिलाफ के अपराध में 1 से 5 नंबर के अंदर बंगाल खड़ा है। टोलबाजी, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार अपनी सभी सीमाएं लांघ गया है। कोल माफिया और गौ तस्करी करने वालों के साथ तृणमूल के पदाधिकारी और वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं की साठगांठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब किस आधार पर बंगाल की जनता से बंगाल का वोट मांगना चाहती हैं? ढेर सारी जन कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी ने बंगाल के लिए भेजी, उसको आप नीचे नहीं पहुंचने देती है। चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है उसकी योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़क बनाने की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार हो, चाहे रेलवे के एक्सपेंशन की बात हो, हर चीज में आपने अड़ंगा लगाया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके भय से बंगाल के विकास को धीरा करने का काम, रोकने का काम आपने कहा है। और इसी का कारण है कि आज बंगाल के सर्वदूर कहीं पर भी जाइए, सुंदरवन में जाइए, जंगल महल में जाइए, दक्षिण बंगाल में जाइए, उत्तर बंगाल में जाइए, चाहे राजवंशियों के जाइए, चाहे गोरखाओं के अंदर जाइए, चाहे नामशूद्र के अंदर जाइए, हर प्रकार के बंगाल के वोटर आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कई विशिष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं इतना नहीं, पहली बार चुनाव लड़ने का साहस भी किया है। मैं साहस शब्द इसलिए प्रयोग करता हूं कि उनकी फितरत में चुनाव लड़ना नहीं था, कभी वो चुनाव लड़ने के अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे, परंतु बंगाल की स्थिति देखकर उनको भी लगता है कि अब समय आ गया है, उनको भी आगे आने पड़ेगा अगर बंगाल को बचाना है। कई सारे ऐसे लोग हैं, अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी जी, वैज्ञानिक गोवर्धन दास, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो शाह, हमारे वरिष्ठ लेखक और पत्रकार सपन दास गुप्ता, इस प्रकार के कई लोग बंगाल के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और बंगाल का जो डिटोरिएशन हुआ है वो हर पैरामीटर में दिखाई पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय में 22वें स्थान पर भारत में है। सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि में 31वें स्थान पर है। राजस्व की वृद्धि, रेवेन्यू की इंक्रीज में वो 10वें स्थान के नीचे है। उद्योग क्षेत्र के GSVA में 20वें स्थान पर है। और देश में जो कंट्रीब्यूशन बंगाल का GDP में 30% था, वो घटता 3.3% पर आ गया है। यही बताता है कि बंगाल की स्थिति कितनी खराब है। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारे संकल्प हम लेकर आए हैं जो बंगाल को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, हर एक कोने को स्पर्शने वाला, हर व्यक्ति का समावेश करने वाला विकास देगा और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, हमने सोनार बांग्ला आर्थिक पुनरुत्थान टास्क फोर्स का गठन करने की बात करी है, जिसमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री होंगे जो आगे बंगाल को कैसे ले जाना इसकी रणनीति तैयार करेंगे। इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना कर निवेश तेजी से आए, इसके लिए एक सरल पद्धति का हम इजाद करेंगे। ईज ऑफ डूइंग की जो तालिका है उसमें देश में बंगाल तीसरे नंबर पर लाने का हमने संकल्प किया है। 100% गारंटी कवर के साथ MSME को 10 लाख की लोन कोई भी कोलेटरल गारंटी के बगैर देने के लिए हम योजना लेकर आए हैं। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन के तहत लगभग 2 लाख करोड़ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। उज्ज्वल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 साल में 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की लक्ष्य हमने तय किया है और हर परिवार में कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प
हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। कृषि के लिए भी 10,000 रुपया प्रति साल हर किसान को दिया जाएगा। जो 18,000 रुपया अब तक बाकी है वो केंद्र सरकार की सहायता से सरकार बनने के 1 सप्ताह के अंदर ही हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 75 लाख किसानों को 18,000 रुपया 1 सप्ताह के अंदर जो उसका अधिकार है हम देने का काम करेंगे। छोटे और सीमांत किसानों के और भूमिहीन मजदूरों के बच्चों को केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा का भार बंगाल सरकार वहन करेगी। महिलाओं के लिए भी हम ढेर सारी चीज़ें लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देकर जो अब तक की कमी है इसको पूरी कर बरोबरी पर लाने का हम काम करेंगे। सभी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का आवागमन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करने का वादा बंगाल की महिलाओं को किया है। उत्तर बंगाल को जितना निग्लेक्ट आज तक किया गया है मैं मानता हूं किसी भी सरकार ने नहीं किया। कुछ मायनों में तो दीदी ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला है। उत्तर बंगाल के विकास के लिए दीदी के सरकार ने सबसे ज़्यादा अन्याय किया है। ना कोच राजवंशियों की चिंता हुई, ना गोरखाओं की चिंता हुई। चाय और तंबाकू वहाँ के प्रमुख उत्पाद है, इसके लिए भी कोई उचित रणनीति लेकर नहीं आए। और ढेर सारी चीज़ें ऐसी है जो उत्तर बंगाल को आज परेशान करी है। हमने उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। नारायणी बटालियन, जिन्होंने राजवंशियों की एक सेना का नाम था, जिन्होंने मुगलों से उत्तर बंगाल को बचाया था, इसके नाम पर एक सीएपीएफ में बटालियन की स्थापना करेंगे। ठाकुर पंचानन बर्मन के नाम पर एक संग्रहालय और एक भव्य स्मारक बनाएंगे 250 करोड़ रुपए के खर्च से। मदन मोहन मंदिर, कमलेश्वरी मंदिर, जलपेश मंदिर, इसको एक पर्यटन का केंद्र बनाकर एक सर्किट बनाने का काम करेंगे। बहादुर वीर चिला रॉय के सम्मान में कूच बिहार में एक पैरामिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगी। उत्तर बंगाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्तर बंगाल में एक एम्स बनाया जाएगा और कलकत्ता और सिलीगुड़ी के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 700 किलोमीटर का रोड का निर्माण कर उत्तर बंगाल को कलकत्ता के साथ जोड़ने का हम काम करेंगे। बागडोगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो की सेवा शुरू करेंगे। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क की स्थापना होगी। उत्तर बंगाल में अन्नदाता मेगा फूड पार्क की स्थापना करेंगे। एक चाय पार्क भी निर्माण करेंगे। इसके अंदर विशेष रूप से 100 करोड़ रुपए की लागत से चाय के औषधीय गुणों का रिसर्च करने का काम होगा। हर्बल दवाइयों के निर्माण के लिए भी एक हर्बल फार्मा पार्क की स्थापना करेंगे और गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की रूप में मान्यता देने के लिए भी हम काम करेंगे। एक भव्य गोरखा स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय दार्जिलिंग में बनाएंगे। राजवंशी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभोगी भाषा को स्कूलों में कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में स्थापित करेंगे और जितने भी चाय बागान, सिनिकोना गार्डन और फॉरेस्ट विलेज और डीआई के निवासी है उनको पट्टा देकर जमीन के हम मालिक बनाएंगे। हमने कलकत्ता की स्थिति को सुधारने का भी संकल्प किया है। आज तक कलकत्ता पर 10 साल के अंदर जस का तस जैसे कम्युनिस्ट छोड़ कर गए थे वैसा ही रखा है। एक जमाने में सिंगापुर के डेवलपमेंट का मॉडल कलकत्ता का हुआ करता था। आज वो कलकत्ता की स्थिति बहुत गिरी हुई है। हमने सोनार बांग्ला का हमारा जो अभियान है उसकी शुरुआत कलकत्ता से होगी। सिटी ऑफ जॉय को हम सिटी ऑफ जॉय तो रहेगा ही रहेगा, बाद में सिटी ऑफ फ्यूचर में भी उसको कन्वर्ट करने का हम काम करेंगे। कोलकाता के लिए 22,000 करोड़ का कलकत्ता डेवलपमेंट फंड निर्माण करेंगे जो कलकत्ता के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक बार स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। अगले 5 वर्षों में
कलकत्ता को भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में एक आर्थिक राजधानी बनाने के लिए हम एक कमेटी बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को आर्थिक गतिविधियों के लिए हम फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। नए आईटी पार्क की स्थापना करेंगे और मौजूदा आईटी पार्क के अंदर 300 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट कर इसको ज़्यादा लॉजिकल बनाने का काम करेंगे। एक नए जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करेंगे जो 100 करोड़ के खर्च पर होगा। सभी इमारतों को इसका फायर ब्रिगेड का दृष्टि से ऑडिट कर हम इसको सेफ बनाने का काम करेंगे। एक नए अग्निशमन केंद्र की स्थापना और नए अग्निशमन कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करेंगे। हर कोने में सीसीटीवी का जाल बुनकर कलकत्ता को गुंडों से मुक्त कराने का काम करेंगे और एक ही कार्ड से मेट्रो, लोकल ट्रेन और बसों के लिए एकीकृत परिवहन कार्ड लॉन्च करेंगे जो काफ़ी बड़ी मात्रा में कलकत्ता के निवासियों की परेशानी को कम करेगा। 10 बहुमंजिला पार्किंग स्थान का हम निर्माण करेंगे। 1500 करोड़ के खर्च से स्वच्छ कलकत्ता का एक फंड बनाएंगे। 1000 करोड़ की लागत से रानी रासमती नदी विकास परियोजना लाएंगे। हुगली रिवर फ्रंट की आधुनिक बनाकर एक सुंदर व्यवस्था वहां पर करेंगे। कालीघाट में आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित कर उसको कचरे डालने से प्रतिबंध लगाकर फिर से एक बार गौरव देने का काम करेंगे। 10 मॉक टावर की स्थापना करेंगे और कलकत्ता को प्रतिष्ठित यूनेस्को हेरिटेज सिटी में शामिल करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बंगाल की संस्कृति के लिए भी बातें तो बहुत करी है, मगर दीदी के शासन में जितना हास बंगाल की संस्कृति का हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। मैं इनकी बातों में जाना नहीं चाहता। हम एक विजन लेकर, एक दृष्टि लेकर आए हैं। नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे अवार्ड कलकत्ता में बंगाल सरकार शुरू कर उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेगी। 11,000 करोड़ के सोनार बांग्ला फंड से कलकत्ता को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का हम काम करेंगे। गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सीलेंस की स्थापना कर बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश और विदेश में एक एक्सचेंज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए 2500 करोड़ का फंड हम रिजर्व कर इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देंगे। पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर 3000 रुपया मासिक हर पुरोहित को देने का काम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान बनकर बंगाल की विरासत को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का हम प्रयास करेंगे। नेताजी को सम्मानित करते हुए देश भर में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का प्रदर्शन करने के लिए 1000 करोड़ का फंड हम बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए हम प्रयास करेंगे। सरकारी दस्तावेजों, आदेशों और पत्र व्यवहार में बांग्ला भाषा को हम अनिवार्य करेंगे। राज्य भर में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन के एजुकेशन को बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की हम पूरी व्यवस्था करेंगे जिससे बांग्ला भाषा में भी बच्चे पढ़ सकें। कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का हम निर्माण करेंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कीर्तनकारों को 3000 की मासिक पेंशन देंगे। एक आर्टिस्ट स्ट्रीट का आयोजन करेंगे। बंगाली फूड फेस्टिवल का आयोजन देश भर में और दुनिया भर में करेंगे। 3 दिवस का त्यौहार बांग्लार आलो का आयोजन करेंगे और सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो जैसे बंगाली नायकों के नाम पर एजुकेशन चेयर देश भर की सभी यूनिवर्सिटियों में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों में भी बनाने का काम करेंगे। और 1000 करोड़ के कोष के साथ बंगाली कलाकार कल्याण बोर्ड की भी हम स्थापना करेंगे। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर
सिर्फ ममता दीदी का शासन ठीक नहीं है वहां से नहीं रुकती। ममता दीदी का शासन ठीक नहीं है ये तो हम उजागर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बंगाल की जनता तक सच्ची बात पहुंचे। ये जो बड़ी संप्रदाय है, बड़ी संप्रदाय तो समझ गए ना, जो धंधा बिजनेस करने वाला, उनको मैं प्रणाम करता हूं, जरूर प्रणाम करता हूं। बड़े साहब, आप ही लोगों के ऊपर देश चलता है, बड़े बड़े मुश्किलों से आप देश को निकाल के एक रास्ते पे लाते हो, इकोनॉमी रास्ते पे लाते हो, अर्थव्यवस्था रास्ते पे लाते हो, आपको मैं प्रणाम करता हूं। जी बोलिए। एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो फिर क्यों ना, जब प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो एक बार परिवर्तन क्यों ना हो जाए, क्यों ना हो जाए परिवर्तन। बस ये कहना चाहता हूँ, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो एक बार हो जाए परिवर्तन। हाँ दादा बोल ना, चलो अच्छा, आ रहा हूँ। जी, पहले तो आपको जो है धन्यवाद देते हैं कि आप इतना प्रचलित आदमी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया हैं। हम यूपी बलिया से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे बाप, बलिया का पानी तो बड़ा बहादुर पानी होता है। बाकी की बलिया और वीडियो का धरती जवानों का बाकी बलिया उत्तर प्रदेश। अरे तो सब आपे बोलेंगे कि इनको भी बोलने देंगे? ये बहुत बहादुर आदमी है। मैं आ रहा हूँ आप में। मैं यहाँ जैसे हमारे भाई लोग बोलते हैं कि विकास चाहिए, यहाँ 9 नंबर वार्ड का यहाँ पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। हमने यहाँ इलेक्टेड थे 5 नंबर वार्ड काउंसलर, आपका हमने बोर्ड को जो है बहुत बोला कि 9 नंबर वार्ड का, 8 नंबर वार्ड का, 7 नंबर वार्ड का पानी निकासी व्यवस्था नहीं है। सुनिए तो क्या हुआ? 15 साल से हम पूछना चाहते हैं कि 15 साल से हमारे यहाँ एमपी सांसद हैं। कौन? यहाँ पर 15 साल से जो है भाजपा का यहाँ पर सांसद हैं। हमने जो है उनको जो है, जैसे अभी राजू बिष्ट हैं, जसवंत सिंह थे, औलिया जी थे, हमारे यहाँ पर पानी निकासी के लिए, हाई डेन का प्रोजेक्ट के लिए, यदि हमारे बोर्ड में हम लोग का कोटा जो है कम होता है, यहाँ पर काउंसलर होंगे। रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए, पहले शांति रहिए, शांति रहिए। दादा, पानी निकासी का व्यवस्था नहीं हुआ ना? मैं आया, बहुत देर से बैठे, बहुत भूल जाओगे तो बोल लो। मुझे ये 1 मिनट बेटा, बेटा आराम से मेरी तरफ देखो। कौसर मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो। हाँ, मुझे इनसे ये पूछना है, आप दीदी आप चुप बैठेंगी, चुपचाप बैठेंगी। हाँ। नो आराम से, तुम आराम से। বাংলার জন্য প্রাণ দিতে পারি, সোনার বাংলা, রবীন্দ্রনাথের বাংলা। बंगाल জন্য प्राण देते पारो। ক্ষুদিরাম বসু দিয়েছেন। हाँ, মাস্টার সূর্য শান্ত। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र। क्या उम्र है तुम्हारी? आपकी हमारा 40 14 साल है कि 40? 40 वो 0। खुदीराम बोस को जानते हैं ना? बंगाल के लिए लड़ूंगा, मारूंगा, बंगाल में के चाय। हल्ला के लेना मत मरो। हल्ला और उसके लिए हल्ला उठ रहा था। हम लोग तो हल्ला नहीं, हम लोग राजनीति, उन्नयन का राजनीति से बोलने जा रहा। 25 साल उखाते वहां। ठीक जी। जय जनन, मैं बत्सराज बोथरा राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से हैं आप? नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।
कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। मास्क पहनो इंडिया हैशटैग है हमारी मुहिम है और इसके लिए ये जो मुहिम शुरू हुई है आप भी इससे जुड़े। जब भी बाहर निकले मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। बंगाल में अमित शाह हैं, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ा दावा किया कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कि सीआरपीएफ का घेराव कर दो, वो उसी के कारण है क्योंकि उनके चुनाव जीतने का एकमात्र आधार हिंसा हुआ करती थी, जो इस बार नहीं कर सकते। मगर फिर भी जो छोटे मोटे भी इंसिडेंट हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और चुनाव आयोग को निवेदन भी करना चाहता हूं कि और सख्ती के साथ चुनाव को मैनेज करना चाहिए, जिससे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो पाए। मगर ये बंगाल यही बंगाल है जिसमें देश भर में पर्चा डालने के लिए, कैंडिडेट का फॉर्म भरने के लिए व्हाट्सएप पर फॉर्म भरने की परमिशन दी गई है। एकमात्र राज्य बंगाल है। यहाँ पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप आपका फॉर्म व्हाट्सएप पर भर सकते हो। देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई, बंगाल में आई थी और इससे इस बार तीनों चरण में बहुत कम हिंसा हुई है। मैं इसके प्रति संतोष भी व्यक्त करना चाहता हूँ। एक यहाँ पे जैसे पुरोहित के भाता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ इमामों को भी भाता। थोड़ा माइक, आपका माइक बंद कर दो, आपका माइक ऊपर करो। वैसे इमामों को भी भाता है, तो बहुत इसके क्रिटिसिज्म था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये इमामों को भाता बंद होनी चाहिए। क्या आपके सरकार आएगी तो इमाम भाता बंद होगा? क्या कहते हैं? इमाम के लिए स्टाइपेंड्स जो है, देखिए, मैंने मेरा पॉजिटिव एजेंडा आपके सामने रखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी के साथ पक्षपात करने के मत की नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के साथ करने की मत की नहीं है। जो करना है वो सबके लिए करना चाहिए और नई सरकार बनेगी वो ही इसके बारे में निर्णय करेगी। साथियों, आने वाले समय में इन व्यापक संभावनाओं के लिए स्किल की भी बहुत बड़ी जरूरत है। उड़ीसा के युवाओं को इस विकास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए आईआईटी भुवनेश्वर, आईएसआर बहरामपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जैसे संस्थानों की नींव रखी गई है। इसी साल जनवरी में मुझे उड़ीसा में आईआईएम संबलपुर के शिलान्यास का सौभाग्य भी मिला था। ये संस्थान आने वाले सालों में उड़ीसा के भविष्य का निर्माण करेंगे, विकास को नई गति देंगे। साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल, ताम मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है, तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज़्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है जी। ये अपने आप में, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है, इतने शांतिप्रिय। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई, उसकी चर्चा होती है। आज़ादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी। धीरे धीरे करके बेंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है। जबकि
वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे। और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है। मैं आज श्रीमान हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन के विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि मेहताब जी के काम को आगे बढ़ाने का ये महान अवसर है। हमें ओडिशा के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के वास्तु वैभव को देश विदेश तक ले जाकर जाना है। आइए अमृत महोत्सव में हम देश के आह्वान से जुड़े, इस अभियान को जन जन का अभियान बनाए। मुझे विश्वास है ये अभियान वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा जैसा संकल्प श्री हरे कृष्ण मेहताब जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिया था। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर में मुझे भी इस प्रवाह के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं मेहता फाउंडेशन का आभारी हूँ, भाई भर्तृहरि जी का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके बीच आकर के इन अपने भावों को व्यक्त करने का भी अवसर मिला और एक जिसके प्रति मेरी श्रद्धा और आदर रहा है, ऐसे कि इतिहास की कुछ घटनाओं से जुड़ने का मुझे आज मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हरे कृष्ण महताब द्वारा कृत ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण के लोकार्पण पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी वहां मौजूद थे। और महताब फाउंडेशन की ये कोशिश है, शंकर लाल जी ने इसका अनुवाद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिया लोगों से उनका नाता रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि कोलकाता के बाद, उड़ीसा के बाहर, कोलकाता के बाद शायद सूरत में सबसे ज़्यादा ओडिया वासी रहते हैं और उनकी जीवन शैली और उड़ीसा इतिहास से वो काफ़ी प्रेरित हैं। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। एक और कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूट रही है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की मुहिम एक अहम हथियार साबित हो रही है। लेकिन कोरोना के टीके पर ही अब टीका टिप्पणी शुरू हो गई है और सियासी टकराव शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की किल्लत का हवाला देते हुए कई जगहों पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन रोक दिया है। मुंबई में भी 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन रुकने की खबर आ रही है। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी एक अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली, सतारा समेत कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद हो गया है। यही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद होने का दावा किया जा रहा है और अस्पतालों के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के पोस्टर लगा दिए गए हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये कौन से 25 प्राइवेट अस्पताल है? क्या ये लिस्टेड हॉस्पिटल्स थे और इन्होंने किसका टीकाकरण किया है? क्योंकि आरोप यह है कि महाराष्ट्र में भले ही वैक्सीनेशन की रेट अच्छी हो, लेकिन 5 लाख से ज्यादा डोसेजेस की वेस्टेज हुई है। नेशनल एवरेज से 3% ऊपर वेस्टेज हुआ है। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने एक पूरा डेटा दिया था कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और हर हफ्ते यानी कि हर सोमवार को 40 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने की जरूरत है।
यही वजह है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में मांगी गई थी और केंद्र सरकार ने दी भी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये आरोप लगाया कि जितनी वैक्सीन दी गई थी उसमें से तकरीबन 5 लाख जो वैक्सीनेशन है वो खराब हो गई थी ड्यू टू जो उसका यूज़ नहीं हो पाया था और जो उसको कंडीशन जो एक कोल्ड स्टोरेज में रखनी चाहिए थी उसकी वजह से नहीं हो पाई थी। उसके बाद राजेश टोपे ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन पूरे महाराष्ट्र में हो रही है उतनी वैक्सीनेशन कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही है। अब आनंद हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो 36 जिले हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर 4000 के आसपास सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं। वहां पर अगर आज शाम तक अगर वैक्सीनेशन सेंटर नहीं देती है तो फिर पूरे वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस को बंद करना पड़ेगा। इस समय हम खुद मुंबई के सबसे बड़े जो वैक्सीनेशन सेंटर है नेस्को, वहां पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन्हें भी डर है कि वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगी तो फिर आखिरकार कितने दिनों तक उनको रुकना पड़ेगा। ये देखिए लंबी लंबी कतारें हैं, बड़ी देर तक घंटों तक लोग इंतजार कर रहे हैं और घंटों इंतजार करने के बाद इनका वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल की जो डीन है डॉक्टर नीलिमा, उन्होंने भी बताया कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4 हजार वैक्सीनेशन डोजेज बचे हैं। इसी तरीके से अगर भीड़ आती रही तो 1 या 2 घंटे में जो मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जो वैक्सीनेशन का जो डोजेज है, जो डिस्पैच है, वो आज शाम या फिर कल अर्ली मॉर्निंग तक जल्द से जल्द महाराष्ट्र में भेजा जा सके ताकि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो रुके नहीं। आनंद, और कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 11 तारीख से पहले उनके पास और वैक्सीनेशन की डोसेस पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मुंबई में इतनी भारी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं वैक्सीनेशन टीका करवाने के लिए तो फिर उनको मैं मुबारक देता हूं और सही बात मैं कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देश भर में इस तरह का उत्साह जरूरी है और 11 से 14 अप्रैल तक खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसे हमें टीका महोत्सव की तरफ से या टीका उत्सव कर मनाना चाहिए। कल पूरे देश में कम से कम 40 लाख वैक्सीन हुए थे, अब इसको और बढ़ाने की जरूरत है, वैक्सीनेशन को पुरजोर करने की जरूरत है। लेकिन उस तरफ टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये जो 3 चीजें हैं, इस पर कोताही नहीं बरती जा सकती, इस पर लापरवाही, इस पर कम से कम जो कहते हैं ढीलापन नहीं किया जा सकता। वहीं मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का रुख इस मामले में सकारात्मक नहीं है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर इस मामले में कोई राजनीति नहीं है और लोगों का जीवन बचाना है तो वैक्सीन की कमी को पूरा किया जाए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। वैक्सीन बंद करने पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें अब तक 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें 91 लाख का इस्तेमाल हुआ है और 15 लाख अब भी महाराष्ट्र सरकार के पास बची हैं। तो फिर क्यों जानबूझकर वैक्सीन सेंटर बंद किए जा रहे हैं? क्यों झूठी खबरों की बौछार हो रही है? विवेक गुप्ता के पास चलते हैं। विवेक, बताइए, 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन का डिक्लेरेशन खुद महाराष्ट्र सरकार ने किया था। अब दावा है कि आपने अब तक आज तक 91 लाख वैक्सीन की हैं, तो 15 लाख वैक्सीन कहां गई? ये देखिए आनंद, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, अब सरकार और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मतभेद होते जा रहे हैं। डेटा को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि उन्होंने सारी वैक्सीनेशन को प्रोवाइड की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसका यूज ठीक से नहीं किया है। स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से काफी वैक्सीनेशन को खराब हुआ है। स्टोरेज का नहीं, विवेक देखिए, एक बात साफ है, महाराष्ट्र सरकार ने भी यही माना कि उनको 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन मिले हैं। उन्होंने ये कहा कि उनकी पॉपुलेशन गुजरात से दुगनी है, तो अगर गुजरात को 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन दिए हैं तो हमें 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन नहीं, हमें 2 करोड़ वैक्सीन मिलने चाहिए थे। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस पूछ रहे हैं कि 91 या 93 लाख अगर आपने वैक्सीनेशन की है तो फिर भी आपके पास 13 से 15 लाख डोसेज होने चाहिए। तो ये 13 से 15 लाख डोसेज है कहां? वैक्सीनेशन सेंटर्स क्यों बंद हो रहे हैं? देखिए आनंद, यही एक अहम सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 12 करोड़ की पॉपुलेशन है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे महाराष्ट्र में और 4000 के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर पूरे महाराष्ट्र में बनाए गए हैं। लेकिन जो राजेश टोपे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से और एक एपिक सेंटर महाराष्ट्र बना हुआ है जहां पे कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं, मौत का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। सिर्फ 3 दिन में 9 से 95 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए राजेश टोपे मांग करें कि सबसे तो जो वैक्सीनेशन है वो पूरे हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र को दी जाए। यही वजह है कि लगातार स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको वैक्सीनेशन दे भी रही है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा और स्टेट गवर्नमेंट दावा करे कि हमारा जो वैक्सीनेशन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन ये 13 लाख वैक्सीन की डोसेज है कहां? ये सवाल तो जायज है
क्योंकि अगर आपके पास 1,06,00,000 वैक्सीन हैं और आपने अब तक 93,88,000 आप देखिए बॉटम ऑफ द स्क्रीन 93,38,000 वैक्सीन किए हैं। गुजरात में भी अभी 84 लाख ही हुए हैं, राजस्थान में भी अभी 88 लाख ही हुए हैं, जबकि इन सारे स्टेट्स को कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन मुहैया की गई हैं। भवानी सिंह हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं वैक्सीन की पेस को बढ़ाने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की, साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। भले ही सब जगह अब लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू अनाउंस हो रहे हैं। भवानी, देखिए आनंद, राजस्थान में वैक्सीन तो लगभग ठीक ठाक हो रहा है। 91 लाख का फिगर आ चुका है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 2 दिन की भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रियल टाइम पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए जितने भी दावा जो स्टेट्स कर रही है कि वैक्सीन की कमी है, क्योंकि रियल टाइम डिलीवरी इसलिए ज़रूरी है कि बाकी स्टेट्स को दिक्कत नहीं हो। दूसरी तस्वीर बताता हूं मैं आपको। मैं एक धरना स्थल पर खड़ा हूं। ये राजस्थान में एक पुजारी शंभू शर्मा जिनकी मौत को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की ये तस्वीरें देखिए। अब तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद है कि आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए कि कितने लोग जागरूक हैं, कितना मास्क लगा रखा, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। वो तब तस्वीर, क्योंकि जब जयपुर के अंदर आप बताएं, इधर आए, अब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी मैंने गुटखा खा रखा था, वो थूका था, मैंने अभी मास्क में लगा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ आंदोलन में कोरोना नहीं होता है? होता है, हमने तो होता है बिल्कुल सर, लेकिन होता है तो फिर ये मास्क नीचे क्यों? ये सर अभी ढीला हो गया प्लास्टिक के कारण, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं कि यहाँ नहीं लगा रहे हैं। लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए सर। और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है। आप तस्वीरें देखिए कि भैया मास्क क्यों नहीं लगाया, मास्क क्यों नहीं है? आप देखिए कि हंस रहे हैं। कोरोना फैल गया तो फिर क्या होगा? आप तस्वीर देखिए कि पूरी तरीके देखिए आंदोलन और चुनावी रैलियों में भी, आंदोलन के साथ साथ चुनावी रैलियों में भी यही नजारा है भवानी, की कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ जो मास्क लगाने की जरूरत है वो नहीं है किसी के पास भी। कोई इसका पालन नहीं कर रहा है। जितने प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, अभी बंगाल में भी देखिए, कहीं भी किसी भी रैली में भी कोई मास्क लगाकर नहीं आ रहा है और किसी को इसका खौफ ही नहीं लग रहा है। जब होगा तब पता लगेगा कि कितनी खतरनाक है ये बीमारी। जिसे कोविड हुआ है वो जानता है, मुझे हुआ है, मैं जानता हूं कितनी तकलीफ होती है सांस लेने में, कितनी घुटन सी महसूस होती है, और अगर ये ज्यादा आपको इन्फेक्शन पकड़ लेता है तो कितना व्यक्ति तड़पता है। दुश्मन भी ऐसा ना हो, यही आप उस वक्त सोचेंगे, लेकिन जब आपको होगा तभी आपको पता लगेगा क्या ये जरूरी है, क्या सावधानी बरतना ठीक नहीं। अब आप देखिए मनोज शर्मा भोपाल में, आप भी हर रोज यही बात करते हैं। आपके आसपास का अभी कोरोना कर्फ्यू जब लग रहा है, क्या लोगों में थोड़ा सा भी वापस वो मानसिकता आ रही है कि भाई हमें थोड़ा सा मास्क लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की जरूरत है? वैक्सीनेशन का दर कैसा है वहां पर? वैक्सीनेशन की यहाँ तक बात है तो बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश, तो यहाँ से शिकायत तो कोई नहीं हुई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम है वो जितना सरकार का लक्ष्य है लगभग उतना पूरा मध्य प्रदेश में हो रहा है, और 4 लाख पर डे तक का सरकार ने लक्ष्य रखा आनंद। लेकिन ज़मीनी हकीकत में आपको यहाँ पर सामने ये ज़रूर दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से लोग कैसे बिहेव करते हैं। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोरोना व्यवहार की हम बात करते हैं, देखिए सामने आपको सब्जी की दुकान पर वो चले आ रहे हैं चाय लेकर हाथ में, कोई चेहरे पर मास्क नहीं। और यहाँ पर जबकि 4,324 एक दिन में केस आए आनंद, और जो 13% का जो संक्रमण दर है, मतलब पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का डरावना है, नेशनल एवरेज से लगभग 2 गुना। तो ये सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। और 28,000 से ज़्यादा एक्टिव केस इस समय मध्य प्रदेश में है, और अस्पतालों में लोग परेशान हो रहे हैं एडमिशन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत सही कही और पते की कही कि जब हमारे पास वैक्सीन नहीं था तब हमने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इस मेथड से देश में कोरोना के केसेस को 1.25 लाख तक गिरा दिया था। आज अगर 10 लाख के आंकड़े को पार कर रहा है तो इसमें वैक्सीनेशन की गलती नहीं है और वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, लापरवाही इसकी वजह है और ढीलापन इसकी वजह है। इसको टाइट करके रखने की जरूरत है। वैक्सीन लग भी गया तो भी आपको मास्क पहनना बहुत बहुत जरूरी है। मास्क पहनो इंडिया, यही कह रहे हैं हम न्यूज़ 18 इंडिया पर। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। आता हूँ जी। हाँ जी, अच्छा दिन गया, अच्छा दिन गया। अतो इखने आसो, इधर आसो दादा। बांग्लार में एक चाय, बांग्ला में বাংলার মেয়েকে যে বাংলার গর্ব, বাংলার মেয়ে, বাংলায় সবকিছু দেখাবে পথ। দিল্লি দরবার বাংলা, জয় বাংলা। তো এখানে আসো দাদা, তুমি এখানে আসো। কি নাম? আমার নাম বিপ্লব রায়। বিপ্লব রায়, তো আপনি কোথায় দিকে যাচ্ছে? হ্যাঁ, কোথায় দিকে যাচ্ছেন আপনি?
না কোথা থেকে যাচ্ছি না হ্যাঁ আমি টিম সিটি একজন কর্মকর্তা 7 নম্বর ওয়ার্ডের হ্যাঁ টিম সিটি মেম্বার টিম সি মেম্বার তো দাদা কি হবে এইবার এবার বাংলা জিতবে এবার বাংলা জিতবে। আসবে হ্যাঁ বাস আর কিছু না और कुछ ना না आपा जी सलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह क्या होगा खेला होगा और बहुत बेहतरीन से हमारे ममता जी ने जीतेंगे और बंगाल में बीजेपी को हटाइए, देश बचाइए। आज स्लोगन चलता है कि नारा लगता है जय श्री राम का। पहले हम लोग भी बचपन से गुजर गया मनवारी पट्टी में, जय भाईजी भाईजी राम राम, ये स्लोगन जो है मंदिर में है जय श्री राम का। बंगला खेला है, बंगला होगा। अच्छा क्या नाम बताया आपने मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज अरे रुको 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 हल्ला ना मचाओ हाँ हाँ खेला ही हो गए रुको मोहम्मद फिरोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आप प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और थैंक यू सो मच जो आपने अपनी बात कही। तमाम सारे लोग मौजूद हैं, मैं एक एक करके आऊं। दादा कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक एकदम एकदम ठीक है एकदम। तो क्या चल रहा है अभी चुनाव चल रहा है चुनाव तो चल रहा है प्रचार चल रहा है हाँ। बीजेपी जीतेगा बीजेपी जीतेगा गारंटी है हमारा असल परिवर्तन हाँ? असल परिवर्तन होने का बीजेपी क्यों जीतेगा दादा आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं आ रहे हैं अभी आपके पास आएंगे हाँ विकास हो रहा है बहुत है विकास की तरफ चल रहा है विकास का हाँ, विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास है हर क्षेत्र में विकास हर हो रहा क्षेत्र है में विकास है, कोई क्षेत्र में बाकी नहीं है बीजेपी आएगी तभी विकास होगा। हाँ? बीजेपी आएगी तभी विकास होगा। बीजेपी आएगी तभी विकास हो बोले बोले रुको भाई तो क्या नाम हो गया भाई आपका वसीम खान। वसीम खान तो ये कितने कितने हैं भाई 16 का डोला है ये भी 16 का है। तो 16 16 32 ही हुए 56 कैसे करोगे जी 16 इधर तो 32 हुआ फिर 56 का कैसे होगा मामला 56 का कभी नहीं होगा। बाजी सर जी नमस्ते कैसे हैं जय श्री राम। कैसे हैं चकाचक। आ रहे वसीम भाई आ रहे वसीम आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ अभी अंदर पंजा लड़ाऊंगा जी हाँ जी कैसे हैं बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है व्यापार मंदा ही है। हाँ कटमनी की सरकार है, सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या करेंगे कट मनी जी आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ जनाब मैं आ रहा हूँ जी जनाब कैसे हैं आप बढ़िया हूँ हाँ क्या नाम हो गया साहब मुकेश कुमार अग्रवाल साहब क्या चल रहा है यहाँ पे अभी चुनाव चल रहा है हाँ और हर सबको पता है हर कोई जो है हाँ चुनाव में हल्का मजा ले रहा है हल्का मजा ले रहा है हाँ, आप ऐसा करो बड़ा वाला मजा लो हम बड़ा मजा लेते हैं आ गया अरे रुको दादा आ गया हल्ला ना जी हाँ जी भाई दादा ज्यादा जो हल्ला मचाता है उसको फिर हम दिल्ली ले जाते हैं जी नहीं हाँ लड़ो हाँ कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका संतोष चौधरी जी आपका तो लग रहा 56 है 56 नहीं 66 है मैं आ गया दादा चुप अरे दीदी हाँ दीदी अरे 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार था सेंट्रल में तब गैस का दाम हम लोग 1200 से ज्यादा रुपया तो गैस का दाम देके दिए तब तो हम लोग अस्सी No, please, silence. दादा खड़ा हाँ जी उसी टाइम पे 460 रुपया था 2014 में 460 रुपया था और आज 1000 रुपया हो गया। खाली बेटे रामेन नाम कर 1000 टाका का दाम नहीं चलेगा ये मुद्दी पूरा देश नहीं चलेगा। हाँ 460 रुपया मैंने सुना 1200 रुपया बता दिया जी मैं आ रहा हूँ जी कैसे हैं आप क्या काम करते हैं मैं व्यापारी हूँ व्यापारी हैं
हाजी जिस इलाके में खालपाड़ा में मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के ना 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 प्लीज सिट डाउन खालपाड़ा में जिस जगह पे मैं खालपाड़ा मतलब खाली जगह, पाड़ा माने मोहल्ला आप जानते हैं। तो ये कभी किसी जमाने में रहा होगा, लेकिन अब ये सारा जो हब है, जो इस इलाके का सबसे ज्यादा डेंसिटी है, सबसे ज्यादा भरा हुआ इलाका है, उसके बीच में मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस खालपाड़ा में ज्यादातर लोग व्यापारी हैं और पूरब के यानी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान के, तमाम मध्य प्रदेश के तमाम सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं या वो व्यापार करते हैं। जी अब बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वामफ्रंट को हमने 35 साल दिया, टीएमसी को 10 साल दिया, बीजेपी को भी मौका देना चाहिए एक बार 5 साल के लिए। ये आपकी जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है। बस आपके कारण पहन के आया हूँ। आपके मेरे कारण? मुझे पता था आप आने वाले बोल के आया हूँ मैं। हाँ, तो ये जैकेट पहन के आए तो ये फिर हमको जैकेट दे। एकदम श्योर। अरे नहीं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। मनोज अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं? जी मेरा ये कपड़े का शोरूम है। देखिए जितने ये जो बड़ी संप्रदाय है, बड़ी संप्रदाय तो समझ गए ना, जो धंधा बिजनेस करने वाला, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जरूर प्रणाम करता हूँ। बड़े साहब आप ही लोगों के ऊपर देश चलता है, बड़े मुश्किलों से आप देश को निकाल के एक रास्ते पे लाते हो, इकोनॉमी रास्ते पे लाते हो, अर्थव्यवस्था रास्ते पे लाते हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जी बोलिए। एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो फिर क्यों ना, जब प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो एक बार परिवर्तन क्यों ना हो जाए, परिवर्तन। बस यही कहना चाहता हूँ, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो एक बार हो जाए परिवर्तन। हाँ दादा बोल ना, चलो। अच्छा आ रहा हूँ जी। पहले तो आपको जो है धन्यवाद देते हैं कि आप इतना प्रचलित आदमी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया हैं। हम यूपी बलिया से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे बाप, बलिया का पानी तो बड़ा बहादुर पानी होता है। बाकी की बलिया और वीरों का धरती जवानों का बाकी बलिया उत्तर प्रदेश। अरे तो सब आपे बोलेंगे कि इनको भी बोलने देंगे? ये बहुत बहादुर आदमी है। मैं आ रहा हूँ आप में। मैं यहाँ जैसे हमारे भाई लोग बोलते हैं कि विकास चाहिए, यहाँ 9 नंबर वार्ड का यहाँ पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। हमने यहाँ इलेक्टेड थे 5 नंबर वार्ड काउंसलर, आपका हमने बोर्ड को जो है बहुत बोला कि 9 नंबर वार्ड का, 8 नंबर वार्ड का, 7 नंबर वार्ड का पानी निकासी व्यवस्था नहीं है। सुनिए तो क्या हुआ? 15 साल से हम पूछना चाहते हैं कि 15 साल से हमारे यहाँ एमपी सांसद हैं। कौन? यहाँ पर 15 साल से जो है भाजपा का यहाँ पर सांसद हैं। हमने जो है उनको जो है, जैसे अभी राजू बिष्ट हैं, जसवंत सिंह थे, औलिया जी थे, हमारे यहाँ पर पानी निकासी के लिए, हाई डेन का प्रोजेक्ट के लिए, यदि हमारे बोर्ड में हम लोग का कोटा जो है कम होता है, यहाँ पर काउंसलर होंगे। रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए, पहले शांति रहिए। दादा पानी निकासी का व्यवस्था नहीं हुआ ना, मैं आया बहुत देर से बैठे, बहुत भूल जाओगे तो बोल लो। मुझे ये 1 मिनट बेटा, आराम से मेरी तरफ देखो। कौसर मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो। हाँ मुझे इनसे ये पूछना है, आप दीदी आप चुप बैठेंगी, चुपचाप बैठेंगी। लो आराम से, तुम आराम से। বাংলার জন্য প্রাণ দিতে পারো। खुदीराम बोस दिए, हाँ मास्टर तो सूर्य शंकर, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र। क्या उम्र है तुम्हारी? आपकी हमारा 40 14 साल है कि 40? 40 खुदीराम बोस को जानते हैं ना? बंगाल के लिए लड़ूंगा मारूंगा,
बंगाल में एक चाय हल्ला के लिए ना मत मरो। और उसके लिए हल्ला उठ रहा है तो हम लोग तो हल्ला नहीं, हम लोग राजनीति उन्नयन का राजनीति से बोलने जा रहा। 35 साल उखाते वाम ठीक जी। जय जनन, मैं बत्सराज बोथरा राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से हैं आप? राजस्थान जैन बोथरा, जैन समाज से। अरे जैन साहब को बोले दो, जैन साहब को बोले दो। बोलो भाई, कौशल भाई उधर संभालो जरा। जी जैन साहब बोलिए। अरे बैठो चाचा, अभी आपसे पूछेंगे, वो वार्ड में चलेंगे, पानी वानी देखेंगे। हम भगवान महावीर के अनुयायी है, अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखते हैं, सर्व धर्म के प्रति हम लोग नमन करते हैं। और कुछ दिनों से जो हम लोग सुनते हैं ना जुमलेबाजी, अभी एक बड़ा जुमला हम आपकी मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं हम गरीब की सरकार है। उन्होंने 500-700 रुपए का चूल्हा देके हजारों रुपए गले गरीब लोगों के घर से निकलवा लिए। जो सिलेंडर 400 रुपए में था वो 1000 रुपए तक कर दिए। किसान को 500 रुपया महीना देते हैं और डीजल पेट्रोल में हजारों रुपए उनसे लूट रहे। तो मैं जैन हूं, मोदी जी और बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, थोड़ा अहिंसा धर्म पर भी विश्वास रखिए, सर्व धर्म पर विश्वास रखिए, सबको लेके चलिए। देखिए जैन साहब ने, मैं चौधरी साहब चुप कराओ, चौधरी साहब चुप कराओ। आई लव यू चौधरी साहब, चुप कराओ। कितनी अच्छी बात बोली जैन साहब ने, और मैं उधर वालों की तारीफ करूंगा। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना इनको। मैं तारीफ उनकी तारीफ है। और तुमने जो ताली बजाई उनके लिए बजाई। ये है बंगाल। ये जो हम लोग के बीजेपी के सरकार है, हम लोग पुरुषोत्तम राम को फॉलो करते हैं। पुरुषोत्तम राम एक ऐसा पुरुषोत्तम है जो सारे लोगों को शिक्षा देते हैं। क्या बात है। जैन साहब संभालो, चौधरी साहब संभालो। वो ऐसे है, कहते हैं ना बीजेपी वाले में वॉशिंग मशीन है, सच में वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में आते हैं सब कोई नास्तिक से आस्तिक बन जाता है, और बीजेपी वाले ऐसा है पुरुषोत्तम राम को फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोग जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हैं। जी आया। मेरा नाम कुर्बान है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी का मुद्दा गरमाया। वैक्सीन न होने की वजह से मुंबई के 25 वैक्सीनेशन सेंटर बंद, तो वहीं सांगली, सतारा और बारामती समेत कई शहरों में टीकाकरण बंद। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने की मांग के साथ ही दूसरी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने की भी अपील की। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल, रतलाम, खरगोन और कटनी जैसे जिले में 9 दिन तक का संपूर्ण लॉकडाउन, तो वहीं छत्तीसगढ़ के भी 4 जिलों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के फैसले का स्वागत करते हुए हिंदू धर्मगुरुओं ने देश के सभी विवादित जगहों का सर्वे करवाने की मांग की, तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़, शोपियां में 5 और त्राल में 2 आतंकी मारे गए। चौथे चरण के मतदान से पहले अमित शाह का ममता बनर्जी पर प्रहार, बोले हार के डर से बौखलाई ममता सुरक्षा बल पर लगा रही हैं झूठे आरोप। चलो पापा खड़े, आइए पापा बोलेंगे नहीं, कौन बोलेगा फिर? पापा तो खाए हैं मसाला, तो बोलेंगे कहां से? पापा खड़े हो जल्दी से, मसाला हाथ छोड़ो, जल्दी इधर आओ, पापा इधर आओ, जल्दी इधर आओ, पापा इधर आओ, पापा मसाला छोड़ दो जल्दी से, मसाला नहीं पापा को रहने दो, पापा मसाला छोड़िए, ये ठीक चीज नहीं है, छुड़वा देना और मुझे बताना कि पापा ने छोड़ा या नहीं छोड़ा, ठीक है? हाँ, बहुत होशियार हो, बड़े होशियार हो, इधर आओ तुम्हें नंबर देते हैं, बहुत होशियार हो। और मोबाइल है तुम्हारे पास, दिखाओ। जी नमस्कार साहब, क्या नाम हो गया? कैलाश खंडोई नाम है मेरा। जी कैलाश जी, ये कई लोगों ने कई सवाल किए हैं कि 45 साल हो गए बंगाल के अंदर में, 35 साल हमने वामफ्रंट को देखा, 10 साल ममता जी को देखा, 45 साल बीत गए। बंगाल के अंदर में भारत के जितने भी स्टेट्स अगर आप मिलाएं उनको, तो यहाँ की डेवलपमेंट के नाम में अगर किसी देश के और भी स्टेट से मिलाएंगे तो डेवलपमेंट के नाम में यहाँ जीरो, कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। शोषण हुआ है लोगों का, सिर्फ शोषण हुआ है।
यहाँ की ब्रेन ड्रेन हुआ है। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको आगे शिक्षा नहीं मिलती। ये है चरित्र इनका, ये चरित्र है इनका। बंगाल को सोनार बांग्ला बंगाल को यहाँ पे धरती कल्चर के नाम से यहाँ के लोगों के अंदर में जो शिक्षा की जो थी, आज देश स्वाधीन हुआ है तो बंगाल से हुआ है। मिठाई का दुकान है, मिष्टी दुकान अच्छे है ना। मिठाई कहाँ है बोलिए। अरे हटाइए मत, मिष्टी की दुकान है तो दिखाई देना चाहिए मिष्टी की दुकान है। हटाइए हाथ, ये बात छोड़िए, अब बोलिए आप। हम सर यही चाहते हैं कि हम लोग बंगाल में रहते हैं। पहले हम लोग सुनते थे कि बिहार में जब भी इलेक्शन होता था तो मार काट पूरा मन होता था। अच्छा, आज हम लोग वही चीज बंगाल में देखते हैं। लेकिन हम चाहते कोई भी सरकार आए, ये हिंसा बंद हो जाए। ये टीवी में देख देख के हम लोगों को एकदम आत्मा हिल जाता है। अंदर आओ, अंदर आओ यार, तुम अंदर आ जाओ, अंदर आओ। गजब, गजब आओ, इधर आगे आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या नाम हो गया आपका? सरोज कुमार। सरोज कुमार, तो कोথায় आपने मिष्टी दुकान? वो खालपाड़ा में है। खालपाड़ा में तो हम भी हैं। और उधर साइड में है। उधर साइड में, विद्यासागर रोड में। तो आपने शुरू किया या आपके पिताजी या उससे? ना, हम भी शुरू किए। आप ही शुरू किए? तो मिष्टी की दुकान। अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हम सर बोलना चाहते कोई भी सरकार रहे, हमको बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस किसी से मतलब है, हिंसा ना हो। हम लोग हिंसा नहीं देखना चाहते हैं। ये पहले हम लोग बिहार में सुनते थे कि लालू का जंगल राज है। हम बिहार में देखे हैं इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन कोई नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, बोलने दीजिएगा इसको जी। बिहार का इलेक्शन हम लोग देखे हैं, कैसे बूथ कैप्चर करके कितना आदमी का जान चला जाता था। आज हम लोग वही चीज बंगाल में देखते हैं। हम चाहते हैं कोई भी सरकार आए, ये हिंसा मुक्त हो जाए, बंगाल एकदम हिंसा मुक्त हो जाए और स्वेच्छा से जिसको जहां वोट देना है देने दीजिए। आज हम इलेक्शन हो रहा था उलबेरिया में, आपका ये आरामबाग में, वहां पर बांस से मार के माथा फोड़, सुजाता मंडल कोई है उसका माथा भांगा कर दिया है, सुजाता मंडल का। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, किसी का कैंडिडेट हो, ये हिंसा मुक्त बंगाल हमको चाहिए। क्या बात है सरोज जी, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या नाम है भैया? हैं? सलमान खान। खड़ो जरा देखने दो सलमान खान को। ये क्या अंगूठी है? अंगूठी है। अच्छा, और बाल? बाल वो अंग्रेज वाला है। नाम क्या है? सलमान। सलमान। अच्छा भाई वाह, तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ज्यादा नहीं, आधा घंटा। अच्छा, वाह भाई वाह, सलमान का तो अच्छा लग रहा है, आपका भी नहीं, आपका भी अच्छा है, आप भी अच्छा लग, सलमान के पूरे बाल और आपके आधे बाल। हमारा बाल ही नहीं। कोई बात नहीं दादा, आप खड़े हो, आप बोलो कैसे हैं आप? दादा कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है सब कुछ। अभी नहीं, अब मतलब हम पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो तो हमें मालूम ही है, फूल, 2 जोड़ा फूल घास के साथ, वो तो मुझे मालूम, वो तो घर बार के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। सब ठीक है, एकदम ठीक चल रहा है? बाल बच्चे सब ठीक हैं? क्या कर रहे हैं सब बच्चे लोग? रुको, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग अपने काम कर रहे हैं। कौन कौन काम करते हैं? 3 बच्चे, एक पढ़ रहा है, 2 काम कर रहा है लोग। एक पढ़ रहे हैं और 2 काम कर रहा है। 2 लोग जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? एक तो स्विगी में ये सेल्स मैनेजर है। स्विगी में, और दूसरा सिटी सेंटर में दुकान किया हुआ है। और आप क्या कर रहे हैं? हमारा तो सीजनली काम चलता है। सीजनली काम चलता है हम लोग का। सीजनली क्या काम करते हैं? दिवाली में पटाखा, होली में रंग अबीर, राखी में राखी। नाम क्या हो गया? प्रभुनाथ भोपाली। प्रभुनाथ भोपाली। प्रभुनाथ भोपाली। प्रभुनाथ भोपाली। नाम नहीं था मैं। भोपाली। हाँ, और आप? मेरी लाइट। हाँ, आपका नाम क्या हो गया? कृष्णा कुमार। आप क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ बगल में ड्राई क्लीन है। ड्राई क्लीन सब साफ कर देते हैं? हाँ, सब साफ करते हैं। सन एंड शाइन बोल करके है। जितने भी दाग हैं सब छुड़ा देते हैं? सब छुड़ा देते हैं। क्या बात है यार। गाल का सफाई कर देते हैं। गाल बड़ा का सफाई कर देते हैं, बहुत अच्छा। मैं आऊंगा। चौधरी साहब,
सब बढ़िया तो है? दो तो बात करना। अरे आप दो सवाल करना चाह रहा हूं। दो सवाल करना चाहते। चौधरी साहब 4 सवाल पूछेंगे, लेकिन अब आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं मुझे, और अब मैं सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ आई लव यू। मैं अभी खड़े रहिए, मैं आऊंगा। दिल्ली नहीं जाएंगे उनको? ना, दिल्ली तो जाएंगे नहीं, दिल्ली असुविधा हो जाएगी। आप दोनों चुपचाप बैठे रहना। जी, क्या नाम है आपका? सुबोध जी। सुबोध साहनी। सुबोध साहनी। तो उधर बिहार के हैं आप तो? हाँ जी। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला बहुत जबरदस्त जिला है बेगूसराय। मेरे शो में ना वहाँ पे जो कुर्सियां होती है वो जमीन में नहीं होती, हवा में होती है कुर्सियां बेगूसराय में। गजब का शो है वहाँ पे। तो यहाँ पे आगे आओ। कुछ कहना चाहते हो? काम क्या करते हो? सर यहाँ बस कुक का काम करते हैं। कुक का, खाना बनाने का। तो महीने में कितना आमदनी हो जाता है? महीने में वही 15,000 आसपास। 15,000 मिल जाता है। तो कहाँ बनाते हो? ऐसे घर में काम करते हैं। तो इधर लॉकडाउन में चले गए थे वापस? हाँ, लॉकडाउन में वापस चला गया। और अब इधर सिलीगुड़ी में फिर आगे? फिर से आगे। कितने दिन हो गए आए हुए? ये आए हुए हो गया 2 महीना। 2 महीना हो गया। अभी तक घर में ही थे? नहीं, घर में था पहले, अभी आ गया यहाँ पे। यहाँ आ गया। तो अच्छा, 15,000 मिलता है जी। तो कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी सर। बोलो। अरे भाई सुनो, 1 मिनट सुनो। तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि इतने सवाल मैं क्यों करता हूँ। इसका भी एक अर्थमेटिक है, जिस दिन बताऊंगा उस दिन समझ में आएगा। हाँ, आप बताओ। फिर सर जो है लॉकडाउन इस बार नहीं लगना चाहिए। अभी जो इतना साल जो ममता दीदी जो अभी 10 साल रहा, अभी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर बंगाल में, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जो बंगाल में भी बीजेपी को 5 साल के लिए मौका देना चाहिए और विकास होना चाहिए। इस पर बंगाल में विकास होना चाहिए। देखो, बीजेपी आना है। तुमने बोला तो मुझे याद आ गया कि मुझे मास्क लगाना था, तभी नहीं लॉकडाउन होगा, वरना लॉकडाउन तो होगा। मैं बता रहा हूं, जरूरी है जी। मैं आपसे तो मैंने पूछ लिया था जी। एक मिनट ना, इधर किसी को बोलना था। कौन बोलना था इधर? जी। हमारा नाम कौशल शर्मा है। भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ कटमनी का कुछ मुद्दा आया, तो मैं बता दूं आपको। भाई इतना देखिए, नहीं, मैं आऊंगा, आराम से आऊंगा, और हाथ में लगाया करो, बहुत दिक्कत होती है फिर। जी। कटमनी का मुद्दा आया तो मैंने आपके ही चैनल में देखा था, कोई वहाँ गए थे, जो एरिया है, जो अल्प समाज का जो एरिया है, उनके एरिया में गए थे। उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका मोदी जी का जो आवास योजना वो आया? बोला आया तो था, लेकिन हमें 1 लाख मिला, 20,000 कटमनी में चला गया। जी, आप बोलिए। मेरा प्रश्न सरकार से है। सरकार जो जनता के पैसे से चलती है, क्या ये जनता के लिए जो दिया जाता है उनको उपयोग करती है? सरकार में जो भी हैं वो अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं, वो सरकार के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका यूज करें, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। जनता के पैसे से वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, और हम जनता मूर्ख बन के अपने पैसे खर्च करके जो टैक्स के पैसे जमा देते हैं, उससे हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में। ये कहाँ का न्याय है सर? क्या नाम है आपका साहब? संजय सिंघल। संजय सिंघल साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ सर। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये सच है कि अगर हमें शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है तो उसमें समान रूप से, समान दृष्टि से सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सर, ये कंपलसरी होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसे उठाएगा उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, वो सरकारी इलाज करवाए, कंपलसरी हो। अनलेस अदरवाइज लाइफ और डेथ का प्रश्न हो, वो बाहर इलाज करवाए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बीमारी के लिए भी हर नेता, हर सरकारी ऑफिसर वहां जाता है। तो ये तंत्र में, जो सरकारी तंत्र में सुधार की जरूरत है, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। इसको सुधार करने के लिए ये लोग जो इसको चलाते हैं उनको वहां इलाज करवाना पड़ेगा, वहां उनके बच्चे पढ़ेंगे, तभी इस सिस्टम में सुधार हो सकता है। इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है सर। बिल्कुल सिंघल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाजी, तमाम सारा पानी गुजर गया तो उसके बाद तमाम सारी चीजें बदल गई, और अब नई पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहे हैं और नई बातें हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं सिलीगुड़ी में, उन सबका स्वागत करता हूँ। पाजी, एक बात कहना चाहता हूँ। ये जब इस इलाके में पहुंचा तो मुझे किसी ने पूछा कैस्तो होनुंछा, मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले नेपाली है। पाजी, इसको भी सीख लीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहना नाचो पाजी, ये बांग्ला हो गई, और आपको तमाम भाषाओं के साथ चलना पड़ता है, मुझे मालूम है।
लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे बाजी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नो 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 नो, प्लीज 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 प्लीज, नो नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं यहीं पे बंद। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं काशी की तरफ। बात काशी विश्वनाथ मंदिर की और उससे सटे ज्ञान वापी पर मचे सियासी संग्राम की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही सर्वे शुरू करेगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एएसआई से 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ये टीम खुदाई कर मिले साक्ष्यों का अध्ययन करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि ढांचे के नीचे क्या था, इसकी जांच की जाए। इस बात की जांच हो कि क्या ढांचे को तोड़ा गया था या मंदिर को तोड़कर इस ढांचे को बनाया गया था। इस बात की जांच हो कि क्या विवादित जगह पर पहले कोई धार्मिक ढांचा था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अयोध्या के में साधु संतों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कह डाली। एहतशाम खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, ये जो पिटीशन था वाराणसी कोर्ट में, दर्शकों को बताने की जरूरत है कि ये हाल का पिटीशन नहीं है। 1991 में दायर किया गया पिटीशन था। विजय शंकर रस्तोगी जो लोकल लॉयर हैं काशी के, उन्होंने इसे किया था और 25 साल इस पिटीशन पर स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया कि देखिए पिटीशन जो 6 महीने से ज्यादा पिटीशन बना के नहीं रखेंगे, और उसके बाद 2019 के बाद से इस पर फिर से हलचल शुरू हुई और अब वाराणसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। तो कई सारे दाव पेच है। इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में भी एक और पिटीशन है जो कहती है इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया है। देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका यही कहना है कि इस मामले में जो मेंटेनेबिलिटी का सवाल है, यानी कि जो निचली अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है वो होना चाहिए या नहीं, क्या उसको अधिकार है सिविल जज को इस मामले की सुनवाई करने का कि नहीं, इस पर अभी एक मामला लंबित है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर 1991 का जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 में जो धार्मिक स्थल का कैरेक्टर है वही बना रहेगा, उसको लेकर मुकदमा दर्ज है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है इस पर निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं कर सकती। तो इसको लेकर वो दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी तक इस पर आदेश नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अब इसी तरह की कानूनी कार्रवाई निचली अदालत से उठकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगी। पिटिशनर जो विजय शंकर रस्तोगी हैं वो कह रहे हैं इसमें मेंटेनेबिलिटी की बात ही नहीं आती, बस इस बात का फैसला करना है कि ये जो जमीन है और ये जो जगह है क्या ये हिंदू पक्ष को दे देनी चाहिए, क्या ये जमीन हिंदू पक्ष की थी, क्या उस मस्जिद के ऊपर, उस मंदिर के ऊपर मस्जिद फिर से निर्माण हुआ है कि नहीं, क्या एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी कि नहीं, इसकी पुष्टि करने की जरूरत है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, क्योंकि मांग ये है कि वो जमीन जो है वो हिंदू पक्ष की होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल हमारे साथ हैं फोन पर। एहतशाम बने रहिए। विनोद बंसल जी नमस्ते। अब ये वाराणसी कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, काशी कोर्ट का ये ऑर्डर है, अब इससे फिर ये अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस पर हवा, सियासी हवा चलने लगी है। देखिए, हवाओं को तो कोई क्या रुकेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए पिछले 30 वर्षों से हिंदू समाज जो है वहाँ पर एक न्यायालय से गुहार लगा रहा था। 30 साल के बाद में एक सुनवाई प्रारंभ हुई और माननीय न्यायालय ने सिर्फ यही तो कहा है कि भाई जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाए, और सच्चाई को सामने लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही भारत में एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो कि निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से उन सब चीजों को करती आई और एक्सपर्ट भी हैं उस विषय के। लेकिन 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, जिसमें कि काशी और मथुरा पर का साफ मेंशन है कि अब इस तरह के विवादों को नहीं उठाया जाएगा, और ये बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद ये एक्ट बना था, तो उस पर तो मेंटेनेबिलिटी का भी सवाल उठता है कि बाद में इसको फिर वापस उठाने की जरूरत क्या हुई विनोद जी?
देखिए, बात यह है कि वो कानून स्वयं में अपने आप में विवादित है और उस कानून की लड़ाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें अपने संबंधित पक्षकारों से जवाब मांग ही रहा है। लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है जी। अभी से अगर कोई इस छोटी सी बात को लेकर के कोई बिलबिलाता है तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। उनका ऐसे ही माना जाएगा कि उनका कानून में और देश की न्याय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक न्याय की तकाजा था कि सच्चाई लोगों के सामने आए। हम कहते हैं जो भी आए, लेकिन यह कि एक निर्णय अगर कोई एक पहल अगर समाज के माध्यम से अगर माननीय न्यायालय ने की है तो उसका स्वागत संपूर्ण विश्व को करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसी को चैलेंज करते हुए एक मेंटेनेबिलिटी का जो पिटिशन है वो अभी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब जमाई, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसको चैलेंज किया है। ज्ञानवापी मॉस्क बोर्ड जो है उन्होंने भी इस पिटिशन को चैलेंज किया था लोअर कोर्ट में, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये पुष्टि की जाए और 5 मेंबर का पैनल इसमें हो, जिसमें कि 2 जो हैं वो मुस्लिम पक्ष से होंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही हुआ है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं इस ऑर्डर को पढ़ रहा था जिसमें एक सेंटेंस कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है जो बहुत ही गंभीर लगता है हिंदुस्तान के न्याय के इतिहास में, कि जब वो कहते हैं कि द मैटर इन डिस्प्यूट पर्टेन्स टू हैव कनेक्शन विद आवर डीप हिस्ट्री। अगर इतिहास की बुनियाद पर अगर कोर्ट अपना फैसला देने लगे तो फिर जिनकी संविधान में आस्था है और कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी बात ये है कि राम मंदिर के फैसले के बाद मुसलमानों को ये उम्मीद हो गई कि चलिए अब जो होना तो हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मुसलमानों ने मान लिया उसको और कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। अब कम से कम इस देश की गंगा जमनी तहजीब और इसके संविधान और कानून का पाश रखते हुए 1991 का जो रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंदर ये ज्ञानवापी मस्जिद भी आती है, उसको बचाया जा सकता है। तो फिर उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगता है ऐसे कोर्ट के ऑर्डर से। और तीसरी बात ये है जब हम ये कहते हैं कि इस देश में सारी जो धर्म है वो एक साथ को एग्जिस्टेंस करती है, एक कॉन्सेप्ट है ना को एग्जिस्टेंस का, तो वो को एग्जिस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है वो तो पर वो कोएग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल है शोएब जमाई जी, या एक फोर्स्ड एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल है? यही आर्ग्यूमेंट है कि एक मंदिर के ढांचे को तोड़कर जहां पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग माना जाता है और वो ज्योतिर्लिंग ही उसके ऊपर अगर मस्जिद खड़ा हो, और अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनाया था 1780 में औरंगजेब के उसके 1680 में उसको तोड़ने के बाद जब 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था तो भी उससे हटके उससे सट के बनाया था। और जहां पर ज्योतिर्लिंग था वहां पर आज काशी विश्वनाथ भोलेनाथ वहां विराजमान नहीं है। पर विनोद बंसल जी, बात यही हो रही है कि 1991 के बाद इस वर्शिप एक्ट के बाद कहीं ना कहीं एक ये बात आई थी कि अब इन जो हिस्ट्री में जो हो चुका है उसको अब इस सदी में और इस नए भारत में इसको वापस इनको खुरेद कर इसको वापस खड़ा करने की जरूरत नहीं है। विनोद जी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे शोएब जमाई जो कह रहे हैं? देखिए, कुरेदने की आवश्यकता नहीं है और वास्तव में कोई कुरेद भी नहीं रहा। इस मुद्दे को राम जन्मभूमि के साथ जोड़ करके देखना मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। जो निर्णय हो गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूरी बेंच ने वो जो निर्णय दिया उस निर्णय को इसमें नहीं बीच में घसीटना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर कोई सच्चाई के सामने लाता है कोई, इसमें अगर कोई हिस्ट्री की बात भी अगर कोई न्यायालय करता है तो उसने कहा ही तो है कि भाई हिस्ट्री हमारे सामने है, क्यों नहीं है? हिस्ट्री तो सामने है, ये शोएब जमाई के भी सामने है, विनोद बंसल के भी सामने है और आपके सामने भी है, आपके दर्शकों के सामने भी है। उस हिस्ट्री को कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया इस देश के अंदर? औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया वो एक बात है, औरंगजेब ने जो किया वो तो 400-500 साल पहले किया ना विनोद बंसल जी। आर्ग्यूमेंट ये है कि आज की तारीख में ऐसा क्यों हो। लेकिन शोएब जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, आपने कहा कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, हर आस्था का रिस्पेक्ट होता है, संविधान में हर आस्था के लिए जगह है। तो अगर आप कभी अगर काशी विश्वनाथ जाएं और काशी विश्वनाथ मंदिर भोलेनाथ के मंदिर की परिक्रमा करें तो ज्ञानवापी से गुजर के जाना पड़ता है। जब आप गुजरते हैं तो आपको दिखता है कि मंदिर के शीर्ष उसके नीचे है, साफ दिखते हैं, मंदिर की मूर्तियां दिखती हैं जिसके ऊपर मस्जिद खड़ी है। तो अब आप मुझे बताइए गंगा जमुनी तहजीब कहां पे आएगी जब किसी की आस्था के ऊपर इस तरह से चोट हो? तो क्या इसका एक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए?
मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप इतिहास और हिस्टोरिकल जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो बहुत सारे इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि उस जमाने में वो बहुत पहले से ईदगाह थी। जिस ईदगाह में यहाँ से उस वक्त के जो वहाँ पे ये नवाब थे और जो मुगल की तरफ से वहाँ पे प्रशासक थे, उन्होंने इस बात की इजाजत दी कि यहाँ पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, क्योंकि एक मुगलों ने जब अकबर के जमाने में एक को एग्जिस्टेंस की बात की थी, उस को एग्जिस्टेंस को दर्शाने के लिए सारी चीजें नहीं, पर कोएग्जिस्टेंस क्या ज्योतिर्लिंग के ऊपर अगर मस्जिद बनी हो तो क्या वो कोएग्जिस्टेंस कहलाई जाएगी या फोर्स्ड एग्जिस्टेंस कहलाई जाएगी? शोएब जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर आज भी आप जाएं, पुरातत्व विभाग जो भी कहेगा, जो वहां जाएगा उसको प्रत्यक्ष दिखेगा कि मंदिर, पुराने मंदिर का ढांचा ऐसा दिखता है 3 फुट और उसके ऊपर ज्ञानवापी बनी हुई है। नहीं, अगर आप जाएं, अगर आप खुद जाएं तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये कोएग्जिस्टेंस है कि फोर्स्ड एग्जिस्टेंस है। सवाल वहीं पे उठता है, और इसी पर विवाद है। विनोद जी बताइए, क्या अब फिर ये अब जय श्री राम जैसे पॉलिटिसाइज हो गया था, क्या अब हर हर महादेव भी पॉलिटिसाइज हो जाएगा? देखिए आनंद जी, 2 बातें हैं बड़ी महत्व की हैं जो उन्होंने ये आपने बड़ा बारीक अंतर बताया वास्तव में, और बड़ा गंभीर अंतर है कि को एग्जिस्टेंस और फोर्स एग्जिस्टेंस में उतना ही अंतर है जितना कि भाईचारे और भाई को चारने में है। आप देखिए, ये भाईचारे की बात तो करते हैं लेकिन भाई को चर करके चारा खाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ, देखिए, मेरे और आपके बीच में अगर भाई बंधु का रिलेशन है, भाई भाई के रिलेशन है, तभी तो है जब मेरी माता एक है। जब आप भारत माता को भी, अगर आप वंदे मातरम का भी विरोध करोगे, भारत माता की जय का भी विरोध करोगे, फिर मेरे से नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन तो फिर अगर भाई बंद की बात है विनोद जी, तो फिर इस मसले को कोर्ट में क्यों सुलझाया जा रहा है? इसको कोर्ट में क्यों किया जा रहा है? इसे तो इस मसले का नहीं कह रहा मैं तो जो इन्होंने प्रश्न किया उसका जवाब दिया मैंने। जो भाईचारे की इन्होंने बात करी तो वो बात वही है ना कि देखिए, जहाँ को एग्जिस्टेंस की बात करते हो तो को एग्जिस्टेंस कम्स विद द को, मींस अनलेस इट इज म्यूचुअल यू कैन नॉट से इट इज ए को एग्जिस्टेंस, फिर तो वो फोर्स एग्जिस्टेंस है। आप जबरदस्ती मेरे घर के ऊपर दीवार बना करके और खड़े हो जाओ, कहते हो ये तो मेरा घर है, और फिर कहो ये तो को एग्जिस्टेंस ही, तू रहा है मैं रहा, पर घर के ऊपर दीवार जिन्होंने बनाई वो तो अब रहे नहीं, वो तो 500 साल पुरानी बात है ना विनोद जी। बात वही, वो तो इनके भी पूर्वज नहीं थे ना जी, आप समझिए बात। जब उनके भी पूर्वज नहीं थे, मेरे भी पूर्वज नहीं थे, कोई विदेशी आक्रांता थे, दुश्मन थे, हमारे देश को लूट के ले गए, तो उनके साथ इनको भी क्यों खड़ा होना चाहिए, मेरे को भी क्यों खड़ा होना चाहिए? एंड व्हाई that structure is teaching the country, why should we allowed to teach the country by that structure? और इनको खुद ही कहना चाहिए कि देखिए, ये तो हमारी गर्व का विषय है कि हमारे जो आराध्य देव हैं उनका मंदिर होना चाहिए। और इसमें देखिए, मस्जिद कोई ये भी नहीं है कि वो इस्लाम को कोई अभिन्न अंग है, लेकिन हमें वो सब बातों से मतलब नहीं है। खैर ठीक है, हम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है ना वो चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसकी जांच। अच्छा, अगर जांच के बाद शोएब जी, अगर जांच के बाद ये समझ में आता है कि जो ज्ञानवापी बना है वो ज्ञानवापी एक मंदिर के अंश पर ही बना है, मंदिर को तोड़कर मंदिर के ऊपर ही खड़ा है, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ये होना चाहिए तमाम इंटेलेक्चुअल्स का कि भाई 1947 के बाद जो भारत बना है और उसके बाद 1950 में जो अपना संविधान जब लागू हुआ, ठीक है ना, तो ये संविधान के तौर पर सारे लोग बंधे और सबने ये माना कि भाई इतिहास में जो गुजरा हमारे ऊपर मुगल थे और यहाँ पे तो फिर तुर्की में जो आया सोफिया के साथ किया, रेसेप एर्दोगान ने जो किया, उसकी निंदा भारत में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नहीं की, उसने तो स्वागत किया था उसका। क्यों स्वागत किया था? जब आया सोफिया जो पहले चर्च था उसको फिर जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया, फिर उसको केमाल अतातुर्क ने कहा कि ये सेक्युलर स्ट्रक्चर रहेगा, वहां पर ईसाई धर्म और हिंदू और इस्लाम दोनों को दर्शाया जाएगा। अब उसको जबरदस्ती फिर से उन्होंने मस्जिद कर दिया। तब तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा बहुत सही किया। तब ये जो लॉजिक है आपका वो कहां गया था शोएब जमान? सुनिए, आप तुर्की की जो सरकार है या तुर्की की गवर्नमेंट ने जो किया उस पर किसी ने हिंदुस्तान में कमेंट किया है? क्यों किया? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सबने उसका स्वागत किया, कहा अच्छा किया आपने उसको मस्जिद बना दिया। तो वही लॉजिक यहाँ पर, जब यहाँ पर आता है तो फिर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तब आप कहते हैं 1947 के बाद जो हुआ नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको ये कहना चाहिए था कि रेसेप एर्दोगान ने जो किया गलत है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, तुर्की के जो कोर असूल है, केमाल अतातुर्क के जो असूल थे उसके खिलाफ थे। आप मुझे सर बोलने नहीं दे रहे, जी बोलिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, प्लीज। जी बोलिए। अगर मुझे भी जरा समझ देना। सुन लीजिए,
हाया सोफिया का मामला अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर होता या सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें कोई ना कोई एक्शन लेने वाली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसको वेलकम क्यों किया? अगर आपका पोजीशन सेम होना चाहिए। आइया सोफिया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आपको बोलना चाहिए था। अब आप, लेकिन जब वही चीज यहां होती है तब आप उल्टी बात बोल रहे हैं। अच्छा विनोद बंसल जी, मेरे पास समय खत्म हो गया एक्चुअली, लेकिन जल्दी बोलिए 10 सेकंड। विनोद बंसल जी। आनंद जी, आज हादिया सोफिया की जो बात करी उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को भी एक दिन तोड़ेंगे, ये भी इनके एक मौलवी ने बोला था। हाँ। दूसरी बात ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं 1947 की स्थिति बरकरार होनी चाहिए, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे 1947 के बाद जितने भी वक्फ बोर्ड को जो प्रॉपर्टी जिन्होंने हड़पी है वक्फ बोर्ड ने, वो सारी प्रॉपर्टी वेकेट हो जाएगी क्या? 1947 के बाद 1947 में जो भी स्थिति वक्फ बोर्ड की थी वही स्थिति आज होनी चाहिए जी। तो अब कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती है, एएसआई की बोर्ड का क्या गठन होता है, और सबसे बड़ी बात हाईकोर्ट इस पर क्या कहती है, क्योंकि इसे चैलेंज किया गया है। देखने वाली बात है। फिलहाल अखाड़ा में आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। खबरें चलती रहेंगी प्रशांत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर। धन्यवाद आनंद। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त